हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। कल सबने रिपब्लिक डे मनाया है। हम सब जानते हैं रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने एनफोर्स किया था, हमारे देश में लागू हुआ था। इसलिए इस दिन को याद करके हर साल हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। हालांकि लागू हुआ था लेकिन हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था इससे 2 महीने पहले, यानी 26 नवंबर 1949 को ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। 2 years 11 months and 18 days लगे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने, तैयार करने में। और इसकी ड्राफ्टिंग का काम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसमें 299 मेंबर थे। एक एक करके उन सब के बारे में हम जानेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसे हमने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और यह है हमारा क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। उसमें हम पहले तो अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। यहाँ हम फिलहाल सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया इसके बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन, हर ग्रुप को किसी न किसी रूल रेगुलेशन की जरूरत होती है ताकि उसको स्मूथली चलाया जा सके, और अगर कोई इस बीच कुछ होता है तो कंट्रोल किया जा सके। ऐसे ही इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए बिना किसी रूल रेगुलेशन के कैसे होगा? तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमें ये बताता है कि एक पब्लिक का दूसरे पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन है जो बताता है कि एक पब्लिक गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, या एक गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी और वो किस तरह से कौन सा काम करेगी, ये सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है। आइए अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, पहले तो जान लेते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्या जरूरत है इसकी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स का सेट होता है दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, और जिसे हर किसी ने एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, जो उस कंट्री में रह रहे हैं। इट इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। यही है जो सारा कुछ डिसाइड करता है कि ये किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, कैसे पीपल गवर्नमेंट के साथ, और कैसे एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, गवर्नमेंट कैसे बनाई जानी है, गवर्नमेंट जो बनेगी तो किसके हिस्से कौन सा काम होगा, ये सारा कुछ इसमें बताया जाता है। आइए पहले इसके हम 4 फंक्शंस को समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारे लिए क्या क्या करता है। नंबर 1, it generates degree of trust and coordination for different kinds of people living together। हमारे कंट्री में जहां इतनी बड़ी कंट्री है तो इसमें एक ही तरह के, एक ही कम्युनिटी के, एक ही जैसे लोग नहीं रहते हैं। यहाँ लोगों के बीच रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, और भी कई तरह से लोगों के बीच डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब इतने सारे डिफरेंस रखने वाले लोग एक जगह रह रहे हैं तो उनके बीच आपस में अगर ट्रस्ट कोई बनाता है तो वो बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक व्हिच डिसीजन। दूसरा, यही है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार के अंदर कौन किस तरह के फैसले कैसे लेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बताती है। नंबर 3, इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर अस दैट देयर इज अ रूल ऑफ पीपल।
हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो वहां जाके मिसयूज ऑफ पावर न शुरू कर दे, मनमानी न करे, तो ऐसे में उनके भी पावर को लिमिट करने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। नंबर 3, अब इससे हम इंश्योर हो जाते हैं कि नहीं, पब्लिक की ही सरकार है, यहां किसी की मनमानी नहीं है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट अ गुड सोसाइटी। दूसरा, लोगों के मन में ये उम्मीद जगाती है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो एक अच्छी सोसाइटी है, यहां पर कोई अगर गलत करता है तो उसे पनिश किया जाएगा, ये चीज, और इस तरह से हमें वो सोसाइटी अच्छा दिखता है। तो ये सब काम करना ये सभी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हैं। अब है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो क्या रातों रात ऐसे ही बन गया है या इसे बनने में टाइम लगा है? टाइम लगा है तो किस तरह से हुआ है? आइए अब हम देखते हैं इन बातों को मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। When the constitution was being made, the future of country did not look as secure as it does today. जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही थी, उसी वक्त हमारे देश का बंटवारा होता है। बंटवारा की वजह से लाखों लोग उस तरफ भी और इस तरफ भी मारे जाते हैं, बहुत ही स्थिति भयावह होती है। अब ऐसी स्थिति में सुनिश्चित नहीं था कि क्या होने वाला है। आज जो हम देख रहे हैं, इतना ही शांत माहौल उस समय नहीं था। ऐसे माहौल में हमने इन्हें बनाया है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो पार्टीशन के बाद वो भी बट गया, एक पाकिस्तान के लिए बन गया और एक इंडिया के लिए बन गया था। The makers of constitution had anxiety about the present and the future of the country. लोग डरे हुए थे, जो हो रहा था उससे देख के सब घबराए हुए थे। Much of concerns had evolved during freedom struggle, so there had not necessary to create a concept how will be our constitution. क्योंकि हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल पहले से ही चल रहा था। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोग ऐसा माहौल, एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे थे जहां इक्वलिटी को प्रायोरिटी दी जा रही थी, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रिजर्व करने की बात हो रही थी। तो यहां पर हमें अलग से इन बातों के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, ये पहले से ही होता हुआ चला आ रहा था, जो कि हमें पता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसा होना चाहिए था, उसके लिए ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India in 1931. इन्होंने 1928 से शुरू किया और 1931 तक इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। Many of the values of that constitution like universal adult franchise, equality, right to freedom and protecting the rights of minorities were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly made to deliberate on the Constitution. क्योंकि पहले से ही इन्होंने पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था तो उसमें ये सारी बातें थी, इक्वलिटी देना है, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, फ्रीडम की राइट होनी चाहिए। तो इसके लिए अलग से फिर इन बातों को तय करने की जरूरत नहीं थी कि हमें क्या क्या करना है। तो जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो सभी लीडर ने बिना किसी बहस के इन बातों को एक्सेप्ट कर लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों को भी रखा गया। अब बात आती है 1946 की, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया और इस असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस असेंबली में से कुछ लोगों के एक टीम तैयार किया गया जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके चेयरमैन बने B.R. अंबेडकर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जुलाई 1946 में इसकी शुरुआत होती है। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन
was done by an assembly of elected representative called constituent assembly। बजाते उनको इलेक्ट किया गया, 299 मेंबर्स थे इसमें, और उनको ये जिम्मा सौंपा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो। हेल्ड इन 1946, और इसकी शुरुआत हो जाती है 1946 में, लेकिन इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है दिसंबर 1946 में। और इसी समय जो है सो बंटवारा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पार्टीशन हो जाते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग और इंडिया के लिए अलग। हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। आज भी हम प्रेम्बल पे देखेंगे तो यही डेट देखने को मिलता है। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। उसके 2 महीने बाद हमने इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, और तब से हमारा कंट्री इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल किया जा रहा है। अब है कि इसमें किस लीडर ने क्या रोल किया था, तो ये तो है 299, सबके बारे में बात करना थोड़ा ये हो जाएगा, तो इनमें से कुछ जिनका नाम ज्यादा आता है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अपने समय के लॉयर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, और इन्हीं को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट भी चुना गया था। दूसरे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह हॉकी सम्राट जिन्हें हम कह सकते हैं, कैप्टन फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के थे ये, और फाउंडर हैं ये आदिवासी महासभा के, झारखंड से थे ये भी, इनका भी इसमें रोल है। एच.सी. मुखर्जी वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे ये, और बाद में इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जी दुर्गाबाई देशमुख ये एक एडवोकेट थी, और इन्होंने एक फाउंडेशन डाला सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का, और उनकी चेयरपर्सन भी बनी है। आगे है बलदेव सिंह, ये एक बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, हरियाणा से थे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन कैबिनेट। बाद में जब हमारे देश की अपनी इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार बनी तो उसमें कैबिनेट में ये डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए। आगे हैं कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, ये एडवोकेट रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं और लिंग्विस्ट रहे, यानी भाषाविद भी रहे। बाद में इन्हें यूनियन मिनिस्ट्री में कैबिनेट में जगह दिया गया, और ये स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं। आगे है भीमराव रामजी अंबेडकर, इनको बच्चा बच्चा जानता है अच्छी तरह से, एडवोकेट रहे हैं अपने जमाने के, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी इनको बनाया गया। बाद में आजादी के इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और ये रिपब्लिकन पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं। आगे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में, और इनका भी रोल है इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने जनसंघ नाम की एक पार्टी का फाउंडेशन डाला, बाद में वही चल के भारतीय जनता पार्टी भी टूटकर उन्हीं से बनी है। तो इस तरह से इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सोमनाथ लाहिरी, कई सारे नाम हैं, अब सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। ये मेन फिगर हैं जिनका नाम आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्ट करने बनाने में। अब हम इसके बाद ये जानने वाले हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया अपना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलॉसफी है, जो हमें प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। जब भी आपने प्रीएम्बल को देखा होगा तो उसमें कुछ वर्ड्स आपको बोल्ड लेटर्स में दिखे होंगे।
हम उनकी बात कर रहे हैं। एक एक करके आइए अब इनके बारे में जानते हैं। ये कौन कौन से हैं? हम इन्हें वैल्यूज या फिलॉसफी कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले बोल्ड लेटर्स में आपको देखने को मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन कह रहा है ये? यहां इस कंट्री के रहने वाले सभी लोग इसके अंदर आते हैं। The constitution had been drawn up by the people of India through elected representatives and not handed down to them by any king or outsiders. क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए हमने एक असेंबली इलेक्ट किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और उनके थ्रू हमने ही इसे बनाया है। इसलिए यहां पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसे हमने बनाया है और इसे कोई भी किंग, कोई भी राजा या कोई भी आउटसाइडर इसे खत्म नहीं कर सकता है। नंबर 2 हमें देखने को मिलता है सॉवरेन। ये क्या मतलब है इसका? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। जितने भी, चाहे वो हमारे कंट्री के अंदर के मैटर हो या बाहर के मैटर हो, इन पर जो सुप्रीम राइट होता है वो राइट होता है यहाँ के सिटीजन का। सॉवरेन का मतलब ये। सोशलिस्ट, अगला जो वर्ड हम देखते हैं वहां पे बोल्ड लेटर में वो है सोशलिस्ट। तो जो भी यहाँ की इकोनॉमी है वो सोसाइटी के लिए ही है और सोसाइटी को जरूरत पड़ेगी तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है इन चीजों को। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। यहां पर यह नहीं है कि किसी को प्रेफर किया जाएगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वलिटी है और ये सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेक्युलर, अगला जो है वो है वैल्यू सेक्युलर। हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर होगा, ये किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। अभी के हालात कहीं कहीं हम देख लेते हैं वो अलग बात है, वो ऐसे ही है, बरसाती मेढक टर्रा रहे हैं। लेकिन हम जब देखेंगे सब कुछ सही हो जाएगा तो हम पाएंगे हमारे यहाँ कोई भी सरकार किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करती है। ऑल आर इक्वल अगेंस्ट लॉ। Citizens have complete freedom to follow any religion। चाहे वो जिस तरह का धर्म है वो अपना धर्म मनाए। धर्म का और सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये तभी आएंगे जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट होगा तब, वैसे ये बीच में नहीं आएंगे। ये है तो सबके साथ है और नहीं है तो किसी के साथ नहीं है। ऑल रिलीजन आर इक्वल अगेंस्ट लॉ। कानून की नजर में सभी बराबर है। आगे डेमोक्रेटिक, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। हमारे यहाँ जो सरकार बनेगी वो बनेगी डेमोक्रेटिक बनेगी जब भी बनेगी, और वो ऐसी सरकार होगी जहां हर कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हर किसी को, अगर कोई चुनाव में खड़ा होना चाहता कोई किसी को रोक नहीं सकता अगर वो इनके शर्त पूरी करता है तो। इलेक्ट देयर रूलर्स, हर किसी को अधिकार है कि वो अपने, कोई भी ग्रुप चाहे तो अपने रूलर को वो खुद इलेक्ट करे। एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और उनसे जवाब भी ले सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक फॉर्मेट होता है। तो हमारे कंट्री में जब भी गवर्नमेंट चुनी जाएगी तो इसी डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट चुनी जाएगी। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। हमारे कंट्री का जो सुप्रीम हेड होंगे वो कोई भी वंशानुगत ढंग से, वंश के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि उनको इलेक्ट किया जाएगा। हम प्रेसिडेंट को, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, हम उन्हें इलेक्ट नहीं करते, लेकिन हमने जिनको इलेक्ट किया है हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर उनको इलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम ही उनको इलेक्ट करते हैं। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। ये ऐसा नहीं है कि खानदानी चला रहा है, परंपरा से
बाप के बाद बेटा, उसके बाद वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा और वो इलेक्ट कौन करेगा? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और उनको क्योंकि हमने इलेक्ट किया तो एक तरह से हम ही उनको इलेक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं जस्टिस। यहां हर किसी के साथ इंसाफ होगा, यहां कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ना कास्ट पे, ना जेंडर पे, ना रिलीजन बेस पे। हर किसी को इक्वलिटी एंजॉय करने का राइट है। Citizens cannot be discriminated on the basis of caste, religion and gender. Social equality have to be reduced. Inequality have to be reduced. अगर समाज में किसी भी तरह का भेदभाव हम देख रहे हैं तो उसे हमें कम करना है, खत्म करना है। लिबर्टी, किस तरह की लिबर्टी? There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their that and the way that they wish to follow. यहां किसी के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर कोई कारण है तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। जैसे मुझे फ्रीडम है घूमने फिरने का, जहां चाहे जा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने किसी लॉ को ब्रेक किया है, कहीं पे मैंने लॉ के साथ वायलेशन किया है, तो मेरी इस राइट को छीना जा सकता है, मुझ पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वैसे कोई किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। इक्वलिटी का मतलब है लॉ के सामने सभी इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। लॉ किसी को फेवर नहीं करेगा, किसी को ज्यादा नहीं टॉर्चर करेगा। और हमारे यहाँ जो परंपरागत भेदभाव चली आ रही है शुरू से, ऊंचा नीचा ये सब, तो उसको खत्म करना है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन पाने के लिए, कोई ट्रेड बिजनेस करना चाहता है उसमें भी हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कल को नौकरी के लिए तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। दैट मीन्स इक्वलिटी। 10th, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड। All of us should behave as we are the member of same family. यानी हम सबको इस तरह से रहना है, इस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह को भूल के, कि जैसे हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हों, यानी हम सब ब्रदरहुड में रहें। तो ये तो थे प्रेम्बल ऑफ इंडिया के फिलॉसफी या वैल्यूज, जिसको हमने 10 को डिस्कस किया। अब है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। हमारी जो सरकार बनेगी किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, ये भी बताता कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और सरकार जब बनेगी तो किसके हाथ में किस तरह के राइट्स होंगे और वो किस तरह से अपने डिसीजन ले पाएगा, किन किन टॉपिक्स पे डिसीजन ले पाएगा, ये सारा कुछ कौन बताता है? ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution describes the institutional arrangement in a very legal language. वहां पर जो इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है वो बहुत ही लीगल लैंग्वेज में बताया गया है, जिसे समझना आसान हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन yet the basic institutional design is not very difficult to understand. उसमें साफ साफ है कि किस इंस्टीट्यूशन के क्या काम होंगे। कई सारे इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, जैसे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनेगा, उनके लोग कैसे चुने जाएंगे तो पार्लियामेंट के 2 हाउस है, उनमें से किस हाउस को कैसे चुना जाएगा, उसके मेंबर्स के क्या राइट्स होंगे, ये सारा कुछ। एग्जीक्यूटिव, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, कौन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होंगे, कौन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, उनके क्या ड्यूटीज होंगे, ये सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। इसके अलावा जितने भी तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हमारे इलेक्शन कमीशन हो, हर इंस्टीट्यूशंस के बारे में अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। The Indian Constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. कौन किस चीज के लिए कैसे चुना जाएगा, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ। जिसको जिस पोजीशन पे डाला जाएगा तो उसको पावर दी जाएगी।
It defines who will have how much power to take which decision. किसके पास पावर होगा, कितना पावर होगा और किस तरह के फैसले लेने का पावर होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ बताता है. It puts limit to what the government can do by giving some rights to the citizen that cannot be violated. साथ ही गवर्नमेंट के ऊपर भी कंट्रोल रखने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ऐसे राइट्स दिए गए हैं जैसे हमारे जुडिशियरी, जिनको कोई वायलेट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती. तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें इतनी सारी बातें बताता है. और कोई भी देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती है, वहां की सरकार